सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना बच्चों? हाँ, पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और याद तो होगा ही आप सभी को क्या करना होता है एपिसोड देखने के बाद। एपिसोड देख लेने के बाद आपको अपने किताब से सवालों को हल करना होता है। तो अपना कॉपी और कलम ले लीजिए बच्चों और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तरलों के यांत्रिक गुण का 5वां भाग समझेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि श्यानता क्या होती है, जिसके बाद हम देखेंगे कि रेनॉल्ट संख्या क्या होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि श्यानता क्या होती है। दोस्तों, श्यानता द्रव का वह गुण होता है जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति या रिलेटिव वेलोसिटी का विरोध करता है। दोस्तों, द्रव की सतहों के बीच द्रव की गति विपरीत दिशा में लगने वाले बल को श्यान बल कहते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कोई एक नदी है जिसमें तरल बह रहा है। तरलों में नीचे वाली परत में पानी के कणों की गति अलग होती है। दोस्तों, मान लीजिए कि पानी के कणों की गति नीचे वाली परत में V2 है और ऊपर वाली परत में V1 है। यानी नीचे वाली परत में कणों की जो गति होगी वो कम होगी, और यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे वाली परत में कणों के बीच जो आकर्षण होता है वह ज्यादा होता है, जिसके कारण नीचे वाले कणों की गति ऊपर वाले कणों की गति से कम हो जाती है। दोस्तों, जब दोनों परतें साथ में गति करती हैं तो ऐसा लगता है कि नीचे वाली परत के कारण ऊपर वाली परत उस पर पीछे की ओर एक बल लगा रही है, जिसे हम श्यान बल कहते हैं। श्यान बल का मान परतों के संपर्क क्षेत्रफल और परतों के बीच वेग प्रवणता का अनुक्रमादि होता है। दोस्तों, श्यानता केवल द्रव तथा गैसों में ही पाई जाती है, जबकि ठोसों में घर्षण होता है। गैसों में जो श्यानता होती है ताप बढ़ने पर वह बढ़ जाती है, जबकि द्रव्यों की श्यानता का मान ताप बढ़ने पर घट जाता है। द्रव की श्यानता गैसों से अधिक होती है। गाढ़े द्रव की श्यानता पतले द्रव की श्यानता से अधिक होती है। दोस्तों, द्रव के एकांक क्षेत्रफल वाले दो परतों के बीच का बल द्रव के श्यानता गुणांक के बराबर होता है। श्यानता गुणांक की परिभाषा अवरूपक प्रतिबल तथा विकृति दर के रूप में की जा सकती है। मतलब नीटा बराबर है Fl भाग Va के। श्यानता का SI मात्रक पॉइस है और इसके दूसरे मात्रक हैं न्यूटन सेकेंड मीटर ऋण 2 या पास्कल सेकेंड। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टोक्स का नियम क्या होता है। दोस्तों, स्टोक्स का नियम एक गणितीय समीकरण है जो एक द्रव के माध्यम में छोटे गोलाकार कणों में नियत होते वेग को व्यक्त करता है। दोस्तों, स्टोक्स ने ये सोचा कि कैसे जब एक पिंड किसी तरल में गिरता है तो वह अपने संपर्क में तल की परतों को भी खींचता है। दोस्तों, यहाँ पर हम एक उदाहरण लेंगे। हम एक गोलाकार छोटी सी पिंड लेते हैं जो कि तरल में डूबा हुआ है। तरल की विभिन्न परतों में आपेक्ष गति उत्पन्न होगी और परिणाम स्वरूप पिंड एक परिमाणी मंदक बल का अनुभव करेगा। दोस्तों, जब कोई पिंड श्यान द्रव में गिर जाता है तो वह श्यान बल अनुभव करता है और
यह बल श्यान द्रव के माध्यम से गिरते हुए गोले या कण पर गतिरोध डालता है और ये गोला वेग, त्रिज्या और द्रव पदार्थ की श्यानता के अनुपातिक होता है। तो दोस्तों, स्टोक ने ये निष्कर्ष निकाला कि श्यान बल निर्भर करता है द्रव की श्यानता गुणांक पर, गोलाकार के त्रिज्या पर और वेग पर। दोस्तों, इस नियम का उपयोग मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के निर्धारण में किया जाता है और यह नियम पैराशूट के माध्यम से नीचे आने वाले व्यक्ति की मदद करता है और यह नियम बादलों के निर्माण में भी जिम्मेदार होता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रेनॉल्ड्स संख्या क्या होती है। दोस्तों, रेनॉल्ड्स संख्या प्रति एकांक क्षेत्रफल, जड़त्वीय बल और प्रति एकांक क्षेत्रफल श्यान बल के अनुपात को उस तरल का रेनॉल्ड्स संख्या कहते हैं और इसे RE से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों, यदि रेनॉल्ड्स की संख्या 0 से लेकर 2000 के मध्य में होती है तो इसका मतलब ये होता है कि तरल का प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह होता है। दोस्तों, रेनॉल्ड्स संख्या एक अवीम संख्या है जो तरल के प्रवाह की विभिन्न स्थितियों में समान प्रवाह पैटर्न का आंकलन करने में मदद करती है। दोस्तों, RE बराबर होता है रो VD भाग मीटा के, जहाँ पर रो तरल का घनत्व है और V तरल के प्रवाह की चाल है और D नालिका का व्यास है। दोस्तों, यदि RE का मान 1000 से कम होता है तो प्रवाह स्तरीय होता है और यदि RE का प्रवाह 2000 से ज्यादा होता है तो वो विशुद्ध प्रवाह होता है। दोस्तों, इस तथ्य से हमें जहाजों, पनडुब्बियों, रेस में उपयोग होने वाली कारों तथा वायुयानों की अभिकल्पना करने में सहायता मिलती है। दोस्तों, RE को हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं, मतलब RE बराबर है जड़त्वीय बल भाग श्यानता बल के। इस तरह से RE अंक जड़त्वीय बल अर्थात प्रवाही तरल के द्रव्यमान अथवा प्रवाह मार्ग के अवरोध तथा शयान बल का अनुपात होता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पृष्ठ तनाव क्या होता है। दोस्तों, पृष्ठ तनाव का वो गुण जिसके कारण तरल अपने पृष्ठफल यानी कि सरफेस एरिया को कम करने का प्रयास करता है यानी सिकुड़ने का काम करता है, उसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। दोस्तों, द्रव में पृष्ठ तनाव दर के अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण होता है और ससंजक बल वह बल होता है जो कि एक प्रकार के अणुओं के बीच लगता है। पृष्ठ तनाव का मान द्रव के प्रति एकांक काल्पनिक लंबाई पर लगने वाले बल के बराबर होता है। यदि दोस्तों काल्पनिक लंबाई वाले द्रव पर लगने वाले बल का मान F है तो पृष्ठ तनाव होगा T बराबर F भाग L। दोस्तों, पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि श्यानता क्या होती है, जिसके बाद हमने रेनॉल्ड्स संख्या के बारे में पढ़ा। दोस्तों, अगली वीडियो में हम पृष्ठ ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे और जिसके बाद हम देखेंगे कि अपमार्जक तथा पृष्ठ तनाव क्या होता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। द्रव की सतहों के बीच द्रव की गति की विपरीत दिशा में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? श्यान बल, प्रतिबल, प्रत्यायन बल, ऊपर के A और B दोनों। गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर खालिस्तान हो जाती है, समान रहती है, अलग हो जाती है, बढ़ जाती है, ऊपर में से कोई भी नहीं। श्यानता का SI मात्रक क्या है? पॉइस, न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर वर्ग 2, पास्कल सेकेंड, ऊपर के सभी।
रेनॉल्ड्स संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है? REVAP। पृष्ठ तनाव की SI इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर वर्ग 2, न्यूटन प्रति मीटर, मीटर वर्ग 2, डाइन प्रति सेंटीमीटर वर्ग 2। Telekovic ka na rin. Dia ka na. Alam. हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस अध्याय संचार व्यवस्था का तीसरा और अंतिम भाग समझेंगे, जिसमें हम समझेंगे मॉड्यूलन तथा इसकी आवश्यकता। इसके बाद जानेंगे आयाम मॉड्यूलन को और जानेंगे आयाम मॉड्यूलित तरंगों को उत्पन्न कैसे किया जाता है और अंत में आयाम मॉड्यूलित तरंगों का संसूचन। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम पहले वीडियो में जान चुके हैं कि किसी संचार व्यवस्था का उद्देश्य सूचना अथवा संदेश सिग्नलों को प्रेषित करना है। संदेश सिग्नलों को आधार बैंड सिग्नल भी कहते हैं, जो उस मूल सिग्नल द्वारा निरूपित आवृत्ति बैंड को निर्दिष्ट करता है जिसे सूचना स्रोत द्वारा प्रदान किया गया है। कोई भी सिग्नल एकल आवृत्ति का ज्यावक्र नहीं होता, वह एक आवृत्ति परिसर, जिसे सिग्नल बैंड चौड़ाई कहते हैं, में फैला होता है। दोस्तों, मान लीजिए कि हम श्रव्य आवृत्ति के किसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को किसी लंबे दूरी पर सीधे ही प्रेषित करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए ऐसे बहुत से कारक हैं जो हमें ऐसा करने से रोकते हैं। तो आइए जानते हैं उन कारकों को और जानते हैं कि हम उन पर कैसे पार पा सकते हैं। इसमें सबसे पहला कारक है एंटीना अथवा एरियल का साइज। दोस्तों, किसी सिग्नल को प्रेषित करने के लिए हमें किसी एंटीना या एरियल की आवश्यकता होती है। कोई एंटीना उस सिग्नल में समय के साथ होने वाले परिवर्तन उचित रूप से संवेदन कर सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि उस एंटीना का साइज
उस सिग्नल की तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा के लगभग 1/4 हो। अब जैसे 20 किलोहर्ट्ज आवृत्ति की किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य लगभग 15 किलोमीटर होती है। स्पष्ट है कि इस लंबाई के तुलनीय साइज का एंटीना निर्मित करना तथा प्रचालित करना संभव नहीं है। अतः ऐसे आधार बैंड सिग्नलों का सीधा प्रेषण व्यावहारिक नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि प्रेषण आवृत्ति 1 मेगाहर्ट्ज है तो लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य इसके लिए होगा 300 मीटर। तो उपयुक्त लंबाई के एंटीना द्वारा प्रेषण संभव हो सकता है। दूसरा कारक है किसी एंटीना द्वारा प्रभावित शक्ति विकिरण। किसी एंटीना द्वारा विकिरित शक्ति 1/λ² के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका तात्पर्य यह है कि एंटीना की समान लंबाई के लिए तरंग दैर्ध्य लैम्डा के घटने पर अर्थात आवृत्ति में वृद्धि होने पर विकिरित शक्ति में वृद्धि हो जाती है। अतः किसी लंबी तरंग दैर्ध्य के आधार बैंड सिग्नल द्वारा प्रभावी शक्ति विकिरण कम होती है। और दोस्तों तीसरा कारक है विभिन्न प्रेषित्रों से प्राप्त सिग्नलों का मिश्रण। मान लीजिए कि बहुत से व्यक्ति एक ही समय पर बातचीत कर रहे हैं अथवा एक ही क्षण कई प्रेषित्र आधार बैंड सूचना प्रेषित कर रहे हैं। ये सभी सिग्नल एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तथा इनमें विभेदन करने का कोई सरल उपाय नहीं है। तो दोस्तों उपरोक्त तर्क यह सुझाते हैं कि न्यून आवृत्ति के मूल आधार बैंड या सूचना सिग्नल का प्रेषण से पूर्व किसी उच्च आवृत्ति तरंग में रूपांतरण आवश्यक है। यह रूपांतरण प्रक्रिया इस प्रकार की होनी चाहिए कि रूपांतरित सिग्नल में उन सभी सूचनाओं का समावेश रहे जो मूल सिग्नल में समाहित थीं। ऐसा करने के लिए हम किसी उच्च आवृत्ति सिग्नल जिसे वाहक तरंग कहते हैं की सहायता लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वाहक तरंग के साथ सूचना को संलग्न किया जाता है मॉड्यूलन कहलाती है। इसके अलावा मॉड्यूलन 3 प्रकार के होते हैं। आयाम मॉड्यूलन यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलन यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन तथा कला मॉड्यूलन यानी फेज मॉड्यूलेशन। इसके अतिरिक्त दोस्तों कई बार सूचना स्पंद के रूप में होती है, अतः स्पंद मॉड्यूलन भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। इस अध्याय में हम केवल आयाम मॉड्यूलन की चर्चा करेंगे। तो आइए अब जानते हैं आयाम मॉड्यूलन को। दोस्तों आयाम मॉड्यूलन में वाहक तरंग के आयाम में सूचना सिग्नल के अनुसार परिवर्तन होता है। इसके लिए मान लीजिए कि CT जो कि बराबर है AC sin ओमेगा CT के, यह एक वाहक तरंग को निरूपित करती है तथा MT जो बराबर है AM sin ओमेगा MT के, यह एक मॉड्यूलक सिग्नल अथवा संदेश को निरूपित करती है। जबकि ओमेगा M जो बराबर होगा 2πfm, यह संदेश सिग्नल की कोणीय आवृत्ति है। तब मॉड्यूलित सिग्नल CMT इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। CMT बराबर ब्रैकेट AC जमा AM sin ओमेगा MT ब्रैकेट बंद sin ओमेगा CT, या इसे लिख सकते हैं AC ब्रैकेट 1 जमा AM बटे AC sin ओमेगा MT sin ओमेगा CT, या इसके अतिरिक्त इसे लिखा जा सकता है CMT बराबर AC sin ओमेगा CT जमा म्यू AC sin ओमेगा MT sin ओमेगा CT। दोस्तों यहाँ पर म्यू जो बराबर है AM बटे AC के, इसे मॉड्यूलन सूचकांक कहा जाता है। अब त्रिकोणमितीय संबंध sin A sin B जो बराबर होता है 1/2 cos A घटा B घटा cos A जमा B के, इस संबंध का उपयोग करके हम समीकरण को लिख सकते हैं CMT बराबर AC sin ओमेगा CT जमा म्यू AC बटे 2 cos ओमेगा C घटा ओमेगा MT घटा म्यू AC बटे 2 cos ओमेगा C जमा ओमेगा MT।
दोस्तों यहाँ पर ओमेगा सी घटा ओमेगा एम निम्न पार्श्व आवृत्ति तथा ओमेगा सी जमा ओमेगा एम उच्च पार्श्व आवृत्ति कही जाती है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि आयाम मॉड्यूलित तरंग को उत्पन्न कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आयाम मॉड्यूलन उत्पन्न करने के विविध ढंग हो सकते हैं। यहाँ चित्र में ब्लॉक आरेख में इसकी एक सरल संकल्पनात्मक विधि दर्शाई गई है। यहाँ पर सिग्नल xt को उत्पन्न करने के लिए मॉड्यूलक सिग्नल am sin ओमेगा mt को वाहक सिग्नल ac sin ओमेगा ct में मिलाया जाता है। इस सिग्नल xt को फिर वर्ग नियम युक्ति से गुजारते हैं। इसके बाद इस सिग्नल को बैंड पारक फिल्टर से गुजारते हैं जो न्यून तथा उच्च आवृत्तियों का निराकरण कर देता है तथा आवृत्तियों के एक बैंड को गुजरने देता है। इस प्रकार बैंड पारक फिल्टर का निर्गत एक AM यानी आयाम मॉड्यूलित तरंग होती है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि आयाम मॉड्यूलित तरंग का संसूचन किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों संसूचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मॉड्यूलित वाहक तरंग से मॉड्यूलिक सिग्नल की पुनः प्राप्ति की जाती है। हमने अभी देखा था कि मॉड्यूलित वाहक तरंग में ओमेगा सी तथा ओमेगा सी जमा घटा ओमेगा एम आवृत्तियां होती हैं। इससे आवृत्ति ओमेगा एम वाले कोणीय मूल संदेश सिग्नल यानी MT को प्राप्त करने की एक सरल विधि चित्र में ब्लॉक आरेख के रूप में दर्शाई गई है। मॉड्यूलित सिग्नल जिसका रूप चित्र में दर्शाया गया है दिष्टकारी से गुजारा जाता है, जिसके फलस्वरूप चित्र B में दर्शाए अनुसार निर्गम प्राप्त होता है। सिग्नल B का यह एनवेलप ही मूल सिग्नल है। इसके बाद सिग्नल MT की पुनः प्राप्ति के लिए इस संदेश सिग्नल B को एनवेलप संसूचक से गुजारा जाता है, जो कि एक सरल RC परिपथ होता है। तो दोस्तों इस अध्याय में हमने संचार तथा संचार व्यवस्थाओं की कुछ मूल संकल्पनाओं के विषय में चर्चा की। इसमें हमने एक विशिष्ट प्रकार के अनुरूप मॉड्यूलन आयाम मॉड्यूलन यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के विषय में भी चर्चा की। मॉड्यूलन के अन्य प्रकारों तथा अंकीय संचार व्यवस्था की भी आधुनिक संचार में महत्वपूर्ण भूमिका है। इस क्षेत्र में प्रतिदिन अन्य उत्तेजनापूर्ण विकास कार्य हो रहे हैं। अब तक हमने अपनी चर्चा को कुछ मूल संचार व्यवस्थाओं तक ही सीमित रखा है। इस अध्याय को समाप्त करने से पहले हम आपको आधुनिक समय की कुछ उन संचार व्यवस्थाओं की झलक दिखाना चाहते हैं जिनसे हमारे दैनिक जीवन में सूचनाओं का आदान प्रदान के ढंग में आमूलचूल परिवर्तन उत्पन्न हो गया है, जिसमें सबसे पहले है इंटरनेट। दोस्तों इस व्यवस्था का सारे संसार में करोड़ों उपभोक्ता उपयोग कर रहे हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी विशाल एवं जटिल नेटवर्क से संयोजित 2 या अधिक कंप्यूटरों के बीच हर प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान एवं संचार का अवसर प्राप्त होता है। यह 1960 में आरंभ हुआ तथा सर्वसाधारण के लिए 1990 से सुलभ किया गया। इसके उपयोग से हम ईमेल, फाइल ट्रांसफर, वर्ल्ड वाइड वेब, ई-कॉमर्स तथा बातचीत और गपशप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनुलिपि यानी फैक्स, जो किसी स्थिर लिखित प्रमाण का प्रतिबिंब प्रदान करती है, टेलीविजन की भांति किसी गतिशील वस्तु का प्रतिबिंब प्रदान नहीं कर सकती तथा मोबाइल टेलीफोनी के लिए भी संचार व्यवस्था का उत्तम होना अति आवश्यक है। दोस्तों इसी के साथ हम खत्म करते हैं हमारा ये अध्याय और इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये कोर्स भी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ये वीडियोस आपको अपनी पुस्तक के विषयों को समझने में मदद करेंगे। इसी के साथ खत्म होता है हमारा और आपका ये सफर। आपको आपकी परीक्षाओं और उज्जवल भविष्य के लिए हमारी ओर से ऑल द बेस्ट।
डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। किसी भी प्रकार के रोगाणुओं का भक्षण कर सकता है। रक्त में इनकी मात्रा न्यूट्रोफिल्स की मात्रा से काफी कम होती है। इसकी मृत्यु करीब 100 रोगाणुओं का खात्मा करके होता है। वृहद भक्षकाणु कैंसर कोशिकाओं को भी मारने की कोशिश करता है। तीसरा है प्राकृतिक मारक सेल्स, जो रोगाणुओं को स्कैन करते हैं और जिस रोगाणु में उनमें
खतरा मिलता है वह उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर उन्हें खत्म कर देते हैं। प्रतिरक्षा का दूसरा प्रकार है उपार्जित प्रतिरक्षा। यह प्रतिरक्षा जन्म से मनुष्य में नहीं होता। एक मनुष्य अपने जीवन काल में यह प्रतिरक्षा उपार्जित करता है। जो रोग मनुष्य में एक बार हो चुका है, उपार्जित प्रतिरक्षा इसकी स्मृति रखकर मनुष्य को दूसरी बार इसी रोग से प्रतिरोध करने में मदद करता है। यह रोगजनक विशिष्ट है। यह प्रतिरक्षा हमारे रक्त में मौजूद 2 प्रकार के लसिकाणु से होता है। पहला टी लसिकाणु, जो रोगजनक के प्रभाव पड़ने के बाद काम करते हैं, इसीलिए उसे कोशिकीय माध्यित प्रतिरक्षा कहते हैं। दूसरा है बी लसिकाणु, जो रोगजनक के प्रभाव पड़ने से पहले काम करते हैं, इसे तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। अब टी लसिकाणु के कुछ खास प्रकार होते हैं, जैसे कि सहायक टी सेल्स 2 प्रकार के लसिकाणु बनाते हैं। इफेक्टर टी सेल्स, जो दूसरे लसिकाणु को रोगजनक की जानकारी देता है, जो शरीर के प्रति बेहतर प्रतिरोध करने में मदद करता है। दूसरा है मेमोरी टी सेल्स, जो रोगजनक के एंटीजन को याद रख उपार्जित प्रतिरक्षा में मदद करता है। कभी कभी कुछ लसिकाणु रोगजनकों से लड़ते हुए नष्ट हो जाते हैं। तब आते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, जो इन्हें मार देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। अब बी लसिकाणु कैसे लड़ते हैं? यह हमारे रक्त में प्रोटीनों की सेना उत्पन्न करते हैं ताकि वे रोगजनक से लड़ सके। इन प्रतिरक्षी प्रोटीन को एंटीबॉडीज कहते हैं या प्रतिरक्षा अणु भी कहा जा सकता है। एंटीबॉडी दूसरे मैक्रोफेज या बृहदभक्षकाणु को मारने का संकेत देते हैं। मेमोरी बी लसिकाणु और टी लसिकाणु रोगजनक के एंटीजन को याद रखकर उपार्जित प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। सहज प्रतिरक्षा हमारे शरीर में तुरंत काम करता है, परंतु जब रोगजनक शरीर को ज़्यादा हानि पहुंचा देता है, तब उपार्जित प्रतिरक्षा प्रतिरोध में मदद करता है। उपार्जित प्रतिरक्षा में कई दिन लग जाते हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक प्रतिरक्षा के बारे में। जब मनुष्य में प्रतिजन या एंटीजन प्राकृतिक तौर पर प्रवेश करता है, तो उसके खिलाफ जो प्रतिरक्षा होता है उसे प्राकृतिक प्रतिरक्षा कहते हैं। प्राकृतिक प्रतिरक्षा 2 प्रकार के होते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। जब हमारा शरीर अलग अलग प्रकार के रोगजनक के संक्रमण में आता है, तब सक्रिय प्रतिरक्षा किस प्रकार काम करता है? सक्रिय प्रतिरक्षा में इन रोगजनक के खिलाफ 2 सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाएं टी लसिकाणु और बी लसिकाणु प्रतिजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर रोगजनक को नष्ट कर देते हैं। अब निष्क्रिय प्रतिरक्षा कैसे होती है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा में शरीर के लसिकाणुओं को एंटीबॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं होती। प्रतिजन के खिलाफ शरीर में पहले से ही एंटीबॉडी होती है। नवजात शिशु में निष्क्रिय प्रतिरक्षा अहम होता है। एंटीबॉडीज माता के दुग्ध श्रवण में पीयूष या कोलेस्ट्रॉम से आता है। अब कृत्रिम प्रतिरक्षा। जब मनुष्य में प्रतिजन का किसी माध्यम से प्रवेश करवाया जाए, तो उसके खिलाफ जो प्रतिक्रिया होती है उसे कृत्रिम प्रतिरक्षा कहा जाता है। इसका उदाहरण है टीकाकरण या वैक्सीनेशन। प्रतिजन के प्रवेश पर रक्त में मौजूद लिम्फोसाइट्स या बी लसिकाणु उनके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाते हैं, जिससे कि एंटीबॉडी एंटीजन प्रतिक्रिया होती है। इसे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया या इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। टीकाकरण में निष्क्रिय या दुर्बल रोगजनक के प्रतिजन को निर्मित शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इन प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षियां एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया प्रभावित करते हैं। इस प्रतिक्रिया को मेमोरी बी और टी सेल्स याद रखते हैं। इस प्रक्रिया को प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। अब मनुष्य के जीवन काल में अगर किसी रोग
के प्रतिजन से संक्रमण हो जिसका उस व्यक्ति ने पहले से ही टीका ले लिया है, तब वह व्यक्ति उस रोग से संक्रमण से आसानी से बच सकता है, क्योंकि मेमोरी बी और टी सेल्स रोगजनक को जल्दी पहचान लेते हैं और प्रतिरक्षियों के भारी उत्पादन से हमलावर को हरा देती है। इसे द्वितीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। एलर्जी। एलर्जी स्व प्रतिरक्षा पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अंतर्रंजित अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने के कारण होती है। किसी भी जीवाणु के संक्रमण में आने से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बी लसिकाणु को संदेश देता है, जो IgE प्रतिरक्षा अणु एंटीबॉडी को खून में छोड़ देता है, जो इस रोगाणु के प्रति हानिकारक होता है। IgE एंटीबॉडी फिर रक्त के द्वारा मास्ट सेल्स को जाके सक्रिय करते हैं। मास्ट सेल्स इसके प्रति हिस्टामिन का उत्पादन करते हैं। हिस्टामिन की मात्रा बढ़ने पर शरीर की धमनियों में रिसाव आने लगता है, जिससे न्यूट्रोफिल्स धमनियों से निकलकर रोगाणु से लड़ते हैं। परंतु कभी-कभी मनुष्य का शरीर अहानिकारक चीज़ों को रोगजनक समझ लेता है और यह पूरी प्रतिक्रिया सिर्फ सामान्य वस्तु के खिलाफ होती है। इसे एलर्जी कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति ऐसे प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है उन्हें एलर्जन कहलाते हैं। एलर्जी के लक्षण में आते हैं छींकना, पनीली आंखें, बहती नाक, सूजन, खुजली, डायरिया या सांस लेने में कठिनाई। परंतु कभी-कभी एलर्जी जानलेवा हो जाती है। इसे हम एनाफिलैक्सिस कहते हैं। एनाफिलैक्टिक शॉक के दौरान श्वसन पथ में सूजन हो जाती है, जिसके कारण सांस लेने में बाधा होती है। साथ में रक्तचाप में गिरावट होने लगती है, इसलिए यह जानलेवा हो सकती है। प्रतिहिस्टामिन एलर्जी को रोकने में मदद करती है। स्टेरॉइड भी एलर्जी को रोक सकता है। एनाफिलैक्सिस में एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन शॉट देना आवश्यक है, क्योंकि इससे रक्तचाप बढ़ता है और सांस लेने में सुविधा होती है। स्वप्रतिरक्षा। स्मृति उपार्जित प्रतिरक्षा अपनी कोशिकाओं और विजातीय जीवों के बीच फर्क कर सकता है। आनुवांशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी कोशिकाओं पर हमला कर देती है। इसके फलस्वरूप शरीर को क्षति पहुंचती है और इसे स्वप्रतिरक्षा रोग कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस या MS, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस और वेगनर्स ग्रैन्युलोमाटोसिस। लसिकाभ अंग। जिन अंगों में लसिकाणुओं की उत्पत्ति और परिपक्वन या मैच्योरेशन और प्रचुरोद्भवन या प्रोलिफरेशन होता है, उन्हें हम लसिकाभ अंग कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्राथमिक लसिकाभ अंग। यहाँ अपरिपक्व या इमैच्योर लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील में विभाजित होते हैं। आसान शब्दों में यहाँ लसिकाणुओं का परिपक्वन होता है। इनके उदाहरण है अस्थिमज्जा और थाइमस। दूसरा होता है द्वितीय लसिकाभ अंग। यहाँ लसिकाणुओं की प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है, जो बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिकाएं बन जाती हैं। इनके उदाहरण हैं कुछ इस प्रकार: प्लीहा, लसिका ग्रंथियां, टॉन्सिल, क्षुदांत्र के पेयर पैच और परिशेषिका। अस्थिमज्जा मुख्य लसिकाभ अंग है, जहां लसिकाणु समेत सभी रुधिर कोशिकाएं उत्पन्न होती है। यह श्वेताणु के मैच्योरेशन के लिए सूक्ष्म पर्यावरण मुहैया करता है।
थाइमस जन्म के समय अस्थि मज्जा से भी ज़्यादा मुख्य होता है यह, जहाँ तिलक्षाणु का परिपक्वन होता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का आकार घटता रहता है और यौन अवस्था में थाइमस की जगह अस्थि मज्जा मुख्य लसिकाभ अंग बन जाता है। प्लीहा में सूक्ष्म जीवों को फंसाकर फिल्टर के रूप में काम करता है यह। इसमें मुख्य रूप से लसिकाणु और भक्षकाणु होते हैं। लसिका ग्रंथियां छोटे ठोस संरचनाएं होती है जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थलों पर स्थित हैं, जो सूक्ष्म जीव या दूसरे प्रतिजन लसिका और ऊतक तरल में आ जाते हैं। लसिका ग्रंथियां उन्हें फांस लेती है। लसिका ग्रंथियों में फंसे प्रतिजन वहां मौजूद लसिकाणुओं के संक्रयण और प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है। तो फिर हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या सीखा? सबसे पहले शरीर अपनी प्रतिरक्षा कैसे करता है, और दूसरा शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र और विभिन्न लसिका अंग के बारे में हमने पढ़ा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एड्स और कैंसर के बारे में। अब के लिए धन्यवाद। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? होता आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ, हम उठा लेते हैं। चल। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान, उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा, आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा, ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी।
तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। Telekovic ka na rin. Yan na. डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार।
सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।